क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक से ज्यादा खतरनाक कार्डियक अरेस्ट होता है? लेकिन ज्यादातर लोग इन दोनों में फर्क नहीं समझ पाते और इस गलती की वजह से कई बार मरीजों की जिंदगी संकट में आ जाती है और वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता। आज जानेंगे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फर्क है और कौन कौन से टेस्ट और बचाव के तरीके आपके दिल को अरेस्ट और अटैक दोनों से सुरक्षित रख सकते हैं। मेरे साथ होंगे बहुत ही खास मेहमान। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसे हार्ट डिजीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग इन दोनों मेडिकल कंडीशंस को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ये दोनों स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सही जानकारी और जरूरी कदम न केवल किसी की जान बचा सकते हैं, बल्कि भविष्य में गंभीर हार्ट समस्याओं से बचाव में भी मदद कर सकते हैं। हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहा जाता है, तब होता है जब हार्ट की मांसपेशियों तक खून पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरीज किसी कारणवश ब्लॉक हो जाती हैं। ये ब्लॉकेज आमतौर पर फैटी डिपॉजिट्स, कोलेस्ट्रॉल और कई दूसरे कारणों से बनता है, जिसे प्लेक कहा जाता है। जब ब्लड फ्लो रुक जाता है तो हार्ट सेल्स को जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती और धीरे धीरे वे डैमेज होने लगती हैं। इस स्थिति में मरीज अक्सर होश में रहता है और कुछ विशेष लक्षण महसूस करता है, जैसे सीने में तेज दर्द या दबाव महसूस होना, जो अक्सर लेफ्ट साइड गर्दन, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है। सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगती है, बिना किसी कारण के पसीना आने लगता है, अचानक ज्यादा थकान महसूस होती है, मतली आना और चक्कर महसूस होता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट में बदल सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हार्ट अचानक धड़कना बंद कर देता है। ये आमतौर पर तब होता है जब हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में गड़बड़ी आती है, जिसे एरिथमिया कहा जाता है। इस स्थिति में ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से रुक जाता है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट का एक बड़ा कारण जो कार्डियक अरेस्ट को ट्रिगर कर सकता है वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी शरीर में पोटेशियम, सोडियम और अन्य मिनरल्स का संतुलन बिगड़ जाता है। ये जन्मजात हार्ट डिजीज भी हो सकता है। दवाओं या जहरीले केमिकल के प्रभाव से भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। अब कार्डियक अरेस्ट के लक्षण भी जान लीजिए। मरीज अचानक से बेहोश होकर गिर सकता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, पल्स पूरी तरह से महसूस नहीं होती, सांस का रुक जाना, स्किन का नीला पड़ना भी कार्डियक अरेस्ट के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसे भी समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का शिकार होता है तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं या डॉक्टर से संपर्क करें। मरीज को फ्लैट लिटाकर सीपीआर शुरू करें। अपनी हथेलियों को छाती के बीच में रखें। 100 से 120 बार प्रति मिनट की दर से कंप्रेशंस दें। जब तक एम्बुलेंस न आए तब तक सीपीआर देते रहें। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों गंभीर मेडिकल कंडीशन हैं, लेकिन समय पर सही कदम उठाने से जान बचाई जा सकती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर, रेगुलर चेकअप्स कराकर और सही जानकारी रखकर इन जोखिमों को कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं खास मेहमानों का। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सुधीर कुमार का। सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट है अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद से। और डॉक्टर सुधीर कुमार के एक एक्स यानी कि ट्विटर के थ्रेड ने काफ़ी जागरूकता भी फैलाई है और इसीलिए आज हमने उनको अपने शो पे आमंत्रित भी किया है। थैंक यू सर, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण काहले साहब, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल के और हार्ट मामलों में आप जाने माने जानकार हैं। डॉक्टर काहले, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नित्यानंद त्रिपाठी, एचओडी है कार्डियोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल से और आप भी हार्ट के मामलों में जाने माने जानकार हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुधीर कुमार सर आपसे ही करेंगे और जैसा मैंने कहा कि ट्विटर पर आपके थ्रेड ने काफ़ी जानकारी, जागरूकता और क्यूरोसिटी भी पैदा की है लोगों में। तो थोड़ा आप ही से आपकी भाषा में सर, आम लोगों के लिए आप कैसे समझाएंगे कार्डियक अरेस्ट वर्सेस हार्ट अटैक? थैंक यू, धन्यवाद दीपक जी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसलिए क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ मतलब हार्ट की बीमारियां ही होती है, और उसमें कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों बहुत ही ज़रूरी है, और इसके बारे में बहुत लोगों में कन्फ्यूजन भी है। तो इसे हमें ये कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए। और जैसा आपकी रिपोर्ट में आपने बताया कि ये कार्डियक अरेस्ट पे क्या होता है, जो हार्ट या जो दिल है वो धड़कना बंद कर देता है,
और ये अचानक होता है। और जब ऐसा होता है तो फिर हार्ट की पंपिंग नहीं होने से ब्रेन का ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाता है और जो मरीज है तुरंत ही अनकॉन्शियस या बेहोश हो जाता है। और बीपी या पल्स कुछ भी मतलब जीरो, ऑलमोस्ट अनरिकॉर्डेबल हो जाता है, और इस स्थिति में बहुत ही कम समय होता है। और जैसा कि बहुत लोग जानते भी हैं कि इसमें इमीडिएट सीपीआर करना होता है, और सीपीआर क्योंकि 70% जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो घर में या आउटसाइड हॉस्पिटल होते हैं, तो इसमें अगर जो बाईस्टैंडर जो सीपीआर करता है वो बहुत ही आवश्यक है, और उससे जान बच सकती है। मतलब सीपीआर करने के बाद जान बचने का चांस जो है 2 से 3 टाइम गुना बढ़ जाता है। और जैसा आपने बताया उसमें मेन चेस्ट का कंप्रेशन करना पड़ता है, और वो 100 से 120 बार प्रति मिनट करना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। और जैसा कि आपने बताया रिपोर्ट में कि दूसरी जो बीमारी होती है वो हार्ट अटैक होती है। हार्ट अटैक भी एक इमरजेंसी है, बट वो कार्डियक अरेस्ट जितनी इमरजेंसी नहीं है। उसमें सिम्टम्स चेस्ट पेन, छाती में दर्द, सांस का तकलीफ होना। और वहाँ पे क्या है, हार्ट मतलब बीटिंग कंटिन्यू रहती है, तो ब्रेन का ब्लड सप्लाई नॉर्मल नॉर्मल रहता है, तो उसमें मरीज अनकॉन्शियस या बेहोश नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या करना है कि एज एज सुन एज पॉसिबल आप हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि उसमें एंजियोग्राम करके या स्टार्टिंग में ईसीजी ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, और करके अगर हार्ट अटैक कंफर्म कर सके तो एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग से भी जान बच सकती है। अगर वो हार्ट अटैक का इलाज टाइम पे नहीं हुआ गोल्डन आवर में, तो उससे भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ पे सीपीआर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑल राइट सर, यानी कि आम भाषा में अगर हम समझें तो कार्डियक अरेस्ट दरअसल हार्ट में अन्य वजहों से जो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है डायरेक्ट, और हार्ट अटैक में लीड टू कार्डियक अरेस्ट लेटर, और अगर समय पर केयर नहीं मिला, और जिसको गोल्डन आवर भी कहा जाता है। कार्डियक अरेस्ट में आपको कभी कोई कार्डियक अरेस्ट का पीड़ित व्यक्ति दिखे तो सीपीआर देना बहुत ज़रूरी होता है। इस पर मैं आऊँगा, ख़ास तौर पर इस पर सीपीआर पे भी बात करेंगे। अब चलता हूँ डॉक्टर काहले सर के पास। डॉक्टर प्रवीण काहले सर, हार्ट अटैक तो हमने समझा कि आपके चेस्ट पेन होगा, आपको कुछ ना कुछ सांस फूल रही होगी, पसीना आ रहा होगा। कार्डियक अरेस्ट के कोई खास लक्षण होते हैं सर कि कार्डियक अरेस्ट आने वाला है, कोई संकेत होते हैं क्या? जी, कई बार कार्डियक अरेस्ट के जो लक्षण होते हैं वो अचानक से चक्कर आना, बेहोश होना, सांस फूलना, और इसे हम सडन कार्डियक डेथ भी कहते हैं या सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन का मतलब है ये काफी तेजी से और इमीडिएटली होता है। चूंकि ये इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है, ये बिजली की तरह आता है। तो अगर हम समझते हैं हार्ट एक इलेक्ट्रिकल टिश्यू होती है और इसमें एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है जो हमारी रिदम को रेगुलेट करता है। अचानक से इसमें डिस्टरबेंस, जैसे कि आपने रिपोर्ट में बताया, इलेक्ट्रोलाइट की एब्नॉर्मलिटी की वजह से, इवन अगर हार्ट अटैक बहुत बड़ा हो तो उसमें भी हार्ट बंद पड़ सकता है, जिसमें 5% हार्ट अटैक में कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। तो वाल के मरीज जो होते हैं जिनका वाल्व काम नहीं करता है, जिससे हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है, ऐसे मरीजों में कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना होती है। और लक्षण बिल्कुल सडनली पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, पसीना आता है, और ये बहुत इमीडिएटली विद इन मिनट्स होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हार्ट की एक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो जाती है, हार्ट का पंपिंग बंद होता है, तो विद इन 10 to 15 सेकेंड ब्रेन के सिम्टम और कोलैप्स या सिंकपी हो जाती है। ऑल राइट सर, डॉक्टर नित्यानंद त्रिपाठी, अब आपके पास आएंगे। एंड नाउ आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द कॉज। हार्ट अटैक के बारे में तो हमने काफ़ी जानकारियां भी लोगों को हैं, लाइफस्टाइल, कोलेस्ट्रॉल, बाकी सब चीज़ें, बट कार्डियक अरेस्ट अचानक क्यों हो जाता है सर? इसका क्या संबंध हमारे खान पान, हमारी लाइफस्टाइल से है, या कुछ इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है? जी सर, बेसिकली जो कार्डियक अरेस्ट है ये हार्ट में किसी भी इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकती है। जैसे जब हार्ट अटैक होता है, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज है कार्डियक अरेस्ट का, उसमें हार्ट का एक पोर्शन में ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिससे कार्डियक इलेक्ट्रिकल इनहोमोजेनिटी हो जाती है नॉर्मल सेगमेंट में और जिस सेगमेंट में इन्फाक्ट हो रहा है, और वहाँ से हार्ट बहुत जल्दी चलने लगता है। इम्पल्सेस बहुत तेज़ फायर होते हैं, जिसको VT-VF बोलते हैं। VT-VF में हार्ट ऑलमोस्ट 250 से 300 के रेट पे चलता है। 250-300 का रेट का मतलब ये हो गया कि हार्ट में ब्लड भरने का कोई समय ही नहीं मिलता है, एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू लाइक कार्डियक स्टैंड स्टिल, मतलब कि हार्ट से बाहर कुछ भी नहीं निकल रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर CPR नहीं मिला, अगर कार्डियक डिफिब्रिलेशन नहीं हुआ, तो पेशेंट एक्सपायर कर जाते हैं।
समटाइम्स आपने सुना होगा कि पेशेंट बेहोश हुआ और इमीडिएटली ठीक हो गया, उठ के बैठ गया। ऐसे भी होता है कि ये जो VTVF होते हैं टर्मिनेट हो जाते हैं, या आदमी गिरता है तो सीने पर जोर का झटका लग जाता है जिसकी वजह से टर्मिनेट हो जाते हैं। समटाइम्स सीने पर जोर से मुक्का मारने से भी थंप वर्जन बोलते हैं इसको, उससे भी टर्मिनेट हो जाता है और आदमी को होश आ जाता है। लेकिन सिर्फ इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर एक मुक्के में 2 मुक्के में नहीं रिवर्ट हुआ तो CPR स्टार्ट कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि जिन लोगों का हार्ट का फंक्शन कम है, EF कम है 30% से, ऐसे लोगों में अगर पोटेशियम कम हो जाता है तो हार्ट में VTVF के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और सडन डेथ हो जाती है। लाइकवाइज लॉन्ग QT सिंड्रोम होता है जो कि वो कंजेनाइटल होता है, एक हमारे चैनल्स सोडियम पोटेशियम चैनल्स की एबनॉर्मेलिटी है। तो आपने सुना होगा कि बहुत छोटे से बच्चे में भी दौड़ते दौड़ते एक्सरसाइज करते खेलते खेलते वो एक्सपायर कर गया। तो इस तरीके की चीज़ें कार्डियक अरेस्ट ही होती हैं। इसके अलावा और भी दूसरे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि किसी को कार्डियक ब्रेडिकार्डिया हो गया, तो सीवियर ब्रेडिकार्डिया में हार्ट बहुत धीमे चलता है और ऐसे सिचुएशन में भी लोग बेहोश हो सकते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट कारण है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण हार्ट अटैक है जिसकी वजह से होता है। ऑल राइट सर, बिल्कुल सर। और जैसा आपने कहा कि ज़्यादातर क्योंकि कार्डियक अरेस्ट के मामले हार्ट अटैक के बाद होते हैं, इसीलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन डॉक्टर सुधीर कुमार, आजकल हम देख रहे हैं कि जैसा कि सर ने भी अभी मेंशन किया कि छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते एकदम अचानक बेहोश होते हैं, और फिर कई मामलों में तो हमने देखा कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, जिनका फिज़िकल फिटनेस का पूरा अच्छा खासा इतिहास होता है, अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड होता है फिज़िकल एक्टिविटीज़ का, फिटनेस का, वो भी सडनली कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनको गुजर जाते हैं। क्या होता है ऐसा जिस पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या वो कोई सिम्टम्स इग्नोर करते हैं? क्या वो कोई जिसको आप इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी बोल रहे हैं हार्ट के अंदर, वो किन किन चीज़ों से होती हैं जिसको इग्नोर करते हैं ताकि वो इस स्टेज पर ना आ पाए सर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कार्डियक अरेस्ट की बीमारी किसी भी एज में हो सकती है जैसा आपने बताया। और तो इसमें अगर हम देखें यंग बच्चों में या फिर एडोलेसेंट्स या यंग अडल्ट जिसका की उम्र 35 साल से कम है, तो उसमें एक बीमारी होती है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। वो बीमारी जो उसमें सिम्टम्स इनिशियली कुछ नहीं भी हो सकते हैं, जैसे और कभी कभी पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज हो जाना, या फिर कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो या दौड़ने के बाद धड़कन बढ़ जाना, तो कुछ माइनर सिम्टम्स हो सकते हैं या कुछ एंग्जाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं। और लेकिन उसे हम एक इकोकार्डियोग्राम से उसके बारे में हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये यंग बच्चों में एक ये कारण है। और दूसरा, जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, हार्ट की बीमारियां जन्मजात होती हैं, जैसे कुछ मतलब होल हुआ या फिर वाल्व डिजीज हुए, तो कितनी बार सिम्टम्स माइल्ड रहता है और वो भी एक कारण कार्डियक अरेस्ट का बन सकता है बच्चों में। और वही अगर हम बड़ों में देखें, मोर देन 35 या मोर देन 40 ईयर्स, तो जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक के, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, तो ये प्रेवलेंस है। और फैमिली हिस्ट्री, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री से भी ये हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ता है। और हार्ट अटैक से ही वो कार्डियक अरेस्ट का चांसेस मतलब ओल्डर लोगों में होता है। और जैसा आपने बताया, ये काफ़ी फिट लोगों में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए ये फिटनेस से हम बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स कम कर सकते हैं, लेकिन वो जीरो पे नहीं जाता है। और किसी की अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो वो काफ़ी एक्सरसाइज करने के बाद फैमिली हिस्ट्री से ही वो रिस्क फैक्टर्स होता है हार्ट अटैक होने का भी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये रेगुलर जो सालाना चेकअप होता है, तो सारी चीज़ों का, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सारा साल में एक बार चेक कराया जाए। और बच्चों में खासकर अगर कुछ ऐसा दिल की धड़कन बढ़ती है कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, तो इकोकार्डियोग्राम करा के और ये हार्ट के डिजीज़ को रूल आउट किया जा सकता है। ऑल राइट सर। तो अगर अगर आपको बच्चा या कोई भी अगर ऐसा दिखे कि हार्ट की बहुत बेसिक चीज़ बताई सर ने कि धड़कनें अगर बढ़ जाती हैं या धीमी हो जाती हैं, एबनॉर्मल है, बिना किसी एफर्ट के धड़कनों में उतार या चढ़ाव आ रहा है, एरिथमिया हो रहा है, तो आप डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराएं और जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको रूल आउट करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार हम थोड़ा और समझेंगे कि वो कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं और वो कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के बारे में जो कॉमन जो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया, नींद हो गया, डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गई, लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक के केसेस में कार्डियक अरेस्ट के चांसेस कम से कम हो,
इसके लिए कौन सी तैयारियां पहले ही कर लेनी चाहिए, इस पर मैं और विस्तार से बातचीत करूंगा मेरे मेहमानों के साथ। देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हार्ट अटैक वर्सेस कार्डियक अरेस्ट, कौन से बचाव हो सकते हैं और कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अब आऊँगा डॉक्टर प्रवीण कहाले सर के पास। सर, कमिंग टू द पॉइंट नाउ, कौन कौन से टेस्ट आप सजेस्ट करेंगे, ख़ास तौर से पहले तो सभी के लिए कर दीजिए सर, 35 से नीचे वालों के लिए भी और 35 से ऊपर वालों के लिए भी, ताकि वो रूल आउट कर सकें कि उन्हें कोई पॉसिबल फ्यूचर में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के इश्यूज ना आए। तो हार्ट अटैक का जहाँ तक संबंध है, हम सब लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक के लिए हमें जो रिस्क फैक्टर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वजन, स्ट्रेस, स्लीप, इससे इसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बट जब हम कार्डियक अरेस्ट की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो इसका मुद्दा होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब हमें व्यक्ति को बचाना है कार्डियक अरेस्ट से, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसे जानना पड़ेगा कि क्या उसे साइलेंट हार्ट डिसीज़ है। तो स्पेशली जब हम अंडर 35 कहते हैं तो यह स्पोर्ट्स कार्डियोलॉजी में काफ़ी अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं, जिससे काफ़ी जानों को बचाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, स्पोर्ट्स कार्डियोलॉजी का मतलब है जो डॉक्टर्स लोग उन लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो हेवी स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, इनमें ईयरली ईसीजी किया जाता है। इसे हम ईसीजी स्क्रीनिंग प्रोग्राम कहते हैं। और इसमें कई सारी असिम्टोमेटिक, मतलब जिससे कोई बीमार सिम्टम नहीं थे, ऐसी एबनॉर्मलिटी पकड़ी जाती है, जिससे हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, जिससे हार्ट मसल की डिसीज, हार्ट के इलेक्ट्रिकल चैनल की डिसीज, ऐसे का अर्ली डिटेक्शन किया जाता है। डेफिनेटली ये हुआ प्रिवेंशन। अगर कोई खिलाड़ी को सिम्टम है, जैसे खिलाड़ी को चक्कर आ गया है एक्सरसाइज में, एक्सर्शन में, प्रैक्टिस के वक्त या मैदान पर, तो उसे डेफिनेटली ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी जो बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। बट ईयरली ईसीजी स्क्रीनिंग से भी काफी कार्डियक अरेस्ट बचाई गई है। और यह सेम चीज हम सामान्य जनता में भी कर सकते हैं। बेसिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के फैमिली में सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन डेथ की हिस्ट्री है, सडन स्विमिंग में डेथ हो जाती है, कभी कभी एक्सीडेंटल डेथ होती है, ये भी किस सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ का फॉर्मेट होता है। तो यह हुआ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ साइलेंट डिसीज। अब जिन व्यक्ति को ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, जिन लोगों का ऑलरेडी हार्ट का पंपिंग कम है इको में, डेफिनेटली ये भी वो व्यक्ति है जिनमें एक हार्ट कार्डियक अरेस्ट की रिस्क बढ़ती है। ऐसे लोगों को हम दवाइयां देते हैं जो कार्डियक अरेस्ट को की संभावना कम करे, हार्ट की पंपिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाए। और अगर ऐसा इस तरीके से हम मरीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम डिटेक्ट करें तो हम उन्हें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, इवन एडवांस ट्रीटमेंट, जैसे कि भाई इम्प्लांटेशन ऑफ डिफिब्रिलेटर मशीन होता है, यह सब हम इन लोगों को ऑफर किया जा सकता है। ऑलराइट, यानी कि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है और अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर त्रिपाठी, आपके पास आना चाहूँगा सर। आजकल हम देख रहे हैं, ख़ास तौर से कोविड के बाद, अब नॉट नेसेसरीली कि इसका संबंध कोविड से है या नहीं है, बट हमने देखा है कि हार्ट बीट्स में एबनॉर्मलिटी वाले लोगों की तादाद काफ़ी बड़ी है। बैठे बैठे बहुत सारे लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, कुछ लोगों की कुछ खाने के बाद बढ़ती हैं, और कुछ लोगों की हमने देखा है कि बिना किसी बात के धड़कनें 60 से नीचे भी चली जाती हैं। तो ये जो एबनॉर्मल हार्ट बीट्स हैं, ये कितना रिस्क फैक्टर है और इनमें क्या क्या बात ध्यान देने लायक है, कैसे इसका चेकअप कराएं और रूल आउट कैसे करें सर? दो चीज़ें हो सकती हैं। हार्ट रेट कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। हार्ट रेट कम नॉर्मली भी हो सकता है अगर कोई एथलीट है, कोई अगर एक्सरसाइज ज़्यादा करता है और वेल ट्रेंड है। ऐसे सिचुएशन में हार्ट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, हार्ट के पास रिजर्व बढ़ाने के लिए हार्ट रेट कम हो जाता है, और जैसे जैसे एक्सरसाइज होता है हार्ट रेट बढ़ करके उसको कंप्लीट करता है। नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट 50 से 100 रहती है। अगर 100 के ऊपर कंसिस्टेंट टेकीकार्डिया रहता है तो हार्ट के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। इसको टेकीकार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। कब हम बोलते हैं कि हार्ट एबनॉर्मल और हार्ट रेट ज़्यादा आ रहा है? जब आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जब कोई आपने चाय कॉफ़ी या ड्रिंक नहीं लिया है, जब आप आराम से बैठे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। इसको जानने के लिए होल्टर या एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर्स होते हैं जिनको लगाते हैं, जो
24 घंटे से लेकर के इवन 15 डेज तक के हार्ट का बिहेवियर बताते हैं। खाने पीने में पर्टिकुलरली जो लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, एल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, एल्कोहल से एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल टैकीकार्डियाज फ्रिक्वेंटली हो जाते हैं। तो अगर कोई ये सब चीज़ें लेते हैं और उनका हार्ट रेट ज़्यादा रहता है तो इसको अवॉइड करें। तीसरा होता है कि आजकल हम लोग जो अपने कॉमन प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि कुछ लोग प्रोटीन शेक या प्रोटीन का घोल जो कि नॉर्मली जिम में मिलता है वो करते हैं, और बेचारे बच्चे भी आते हैं हमारे पास कि वो प्रोटीन शेक 2-3 महीने तक पिए और अब उनका हार्ट रेट परसिस्टेंटली 130, 140, 150 रहता है। हमें कंपोजिशन नहीं पता, लेकिन इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो कंपोजिशन नहीं पता है उसको ना पिए, ना लें। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि रेगुलर कार्डियक स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज़रूरी है, जिसमें आपका हार्ट का स्ट्रक्चरल डिजीज जानने के लिए इकोकार्डियोग्राम और फंक्शनल कैपेसिटी जानने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट, कोई अंदर ब्लॉकेज है या नहीं है इसका इनडायरेक्ट टेस्ट है ट्रेडमिल टेस्ट। इसके साथ साथ ब्लड के ढेर सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो पैरामीटर्स होते हैं इंडिकेट करते हैं कि अंदर ब्लॉकेज के चांसेस हैं या नहीं है, या अंदर कुछ और टैकीकार्डिया के ध्यान में रखनी है। ये सर बहुत अच्छे से आपने विस्तार से समझाया। डॉक्टर सुधीर कुमार, योर क्लोजिंग रिमार्क्स सर। वही अगेन, क्योंकि हमारे पास जितने क्वेरीज आ रही हैं सब दिल की धड़कनों के ऊपर नीचे वाली आ रही हैं, और नीचे वाली तो आपने बताया कि ठीक है वो तो फंक्शन को और स्पोर्ट्स पर्सन को भी हो सकती है, लेकिन जो अलार्मिंग बात है वो धड़कनों का बढ़ जाना है बिना किसी एफर्ट के, या फिर कंटिन्यूसली 100 के आसपास ही रहना नॉर्मल रूटीन में भी। ये इसके कॉज क्या हो सकते हैं सर, और कैसी सतर्कता बरतनी है? देखिए, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मतलब 50 से 100 के बीच का जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल रहता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम एम करें कि 80-90 ही रहे। नॉर्मल में भी ये देखा गया है कि जितना हार्ट बीट आपका कम रहे, रेस्टिंग हार्ट रेट जिसे हम बोलते हैं, रेस्टिंग के टाइम में, उतना आपकी लॉन्जिविटी और सीरियस बीमारियों का जो रिस्क रहता है वो कम हो जाता है। और इसे कम करने का एक सबसे अच्छा उपाय है रेगुलर एक्सरसाइज करना। तो अगर आप 30 मिनट तक रनिंग करें या साइकिलिंग करें, या और अगर आप ओवरवेट हैं तो वजन को कम कर लें। अगर आप शराब पीते हैं तो शराब, देखिए मतलब ये मिसकंसेप्शन है कि शराब पीने से हार्ट अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शराब का भी हार्ट पे बुरा ही असर होता है, तो शराब से दूर रहें, सिगरेट नहीं पिए। तो ये सब सारी स्ट्रेस से दूर रहें, अच्छी नींद लें। और इसके बावजूद भी अगर आपकी हार्ट रेट नॉर्मल नहीं है, जैसे कि 50 से मतलब 100 तक अपर लिमिट है, अगर उसके ऊपर हमेशा रहे रेस्टिंग में भी, तो डेफिनेटली आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और ईसीजी, होल्टर और दूसरे टेस्ट करा के। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन सवाल ये आ रहा है, आपने कहा कि रनिंग करें, तो जो ज़्यादा हार्ट बीट वाले लोग होते हैं 100-110 के आसपास जिनका नॉर्मल रहता है, वो उनका रनिंग करना सेफ है सर? देखिए, अगर 100 के ऊपर है तो उसे हम नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं, मतलब अपर लिमिट 100 है। अगर 100 के अंदर है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में ऑब्वियसली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो रनिंग से स्टार्ट ना करें, आप वॉकिंग से स्टार्ट करें। अगर आप ओवरवेट हैं तो भी आप वॉकिंग से ही स्टार्ट करें। 3 महीने 4 महीने के बाद अगर आप यूज टू हैबिचुएट हो जाएं, तब धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन अचानक आप रनिंग स्टार्ट ना करें। और अगर 100 के ऊपर है तो डेफिनेटली आप चेकअप करा के ही कोई भी एक्सरसाइज एक्टिविटी स्टार्ट करें। राइट सर, ऑल राइट सर। तो ये थी आपके हार्ट से जुड़ी हुई वो बातें जो आपको एक पोटेंशियल कार्डियक अरेस्ट से ज़्यादा, आज हमारा फोकस कार्डियक अरेस्ट पर था, क्योंकि सबसे ज़्यादा अचानक चौंकाता यही है कार्डियक अरेस्ट। ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, इसके पीछे के अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं, और क्या करना है, विस्तार से आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई भी सर कि आपने जागरूकता फैलाई, हम तक भी बात पहुंची, तो हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। थैंक यू सर, कीप डूइंग दिस गुड जॉब सर, थैंक यू सो मच। वक्त भी निकाला आपने, और इसी वजह से हमने डॉक्टर प्रवीण काहले सर को भी बुलाया अपने शो पे, उनके इंपॉर्टेंट इनपुट्स लिए। डॉक्टर नित्यानंद त्रिपाठी सर हमारे साथ आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी वक्त निकालने के लिए और वैल्यूएबल इनपुट्स के लिए। थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।